नमस्कार, सीधा सवाल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। अन्ना हजारे ने प्रधानमंत्री मोदी पर लेटर बम फोड़ा है। अन्ना ने पीएम के नाम एक खुला खत लिखकर सवाल उठाया है कि सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाले पीएम उनके लेटर का जवाब क्यों नहीं देते। अन्ना ने मोदी को वाजपेयी, नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जैसे पूर्व प्रधानमंत्रियों से सीख लेने की भी नसीहत दे डाली। अन्ना मोदी से नाराज हैं। अन्ना मोदी से जवाब मांग रहे हैं। अन्ना मोदी को याद दिला रहे हैं। अन्ना ने एक बार फिर फोड़ा है लेटर बम। नए साल के मौके पर अन्ना ने प्रधानमंत्री मोदी को एक खत भेजा है। इस खत में नए साल की शुभकामनाएं ही नहीं, कड़े सवाल भी हैं। खत में अन्ना ने लोकपाल और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रधानमंत्री को निशाने पर लिया है। अन्ना ने खत में नाराजगी जाहिर की है कि उन्होंने जितने भी खत पीएम को लिखे वो कचरे के डिब्बे में फेंक दिए गए। मैंने इतने खत लिखे, वो सब कचरे के डिब्बे में फेंक दिए गए। प्रधानमंत्री कुछ तो जवाब दीजिए, मेरे खतों का जवाब तो दो। आप काले धन को वापस लाने वाले थे जो अभी तक नहीं आ पाया। ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ। सच बोलने पर तो सगी माँ को भी गुस्सा आता है। मैं तो देश की जनता की भलाई के लिए और देश के उज्जवल भविष्य, देश के विकास के लिए सच बोलता आया हूँ। इसी वजह से आपको भी शायद गुस्सा आता होगा और संभवतः इसी कारण मेरे पत्र आपने कूड़ेदान में डाले होंगे। अन्ना ने खत में पीएम को उनके वायदे भी याद दिलवाए। खत में अन्ना ने मोदी को याद दिलवाया कि उनकी सरकार क्यों सत्ता में आई थी। कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ गया था। अपने काम के लिए किसी भी दफ्तर में गए तो बिना पैसा दिए जनता का काम नहीं हो रहा था। बढ़ते भ्रष्टाचार के कारण महंगाई भी बढ़ गई थी। भ्रष्टाचार रोकने और लोकपाल लोकायुक्त कानून बनवाने के लिए दिल्ली के रामलीला मैदान में 16 अगस्त से 28 अगस्त तक 13 दिन तक मैं अनशन पर बैठा था। जनता की मन से इच्छा थी कि भ्रष्टाचार रुके। जनता भ्रष्टाचार से बाज आ गई थी, इसलिए पूरे देश की जनता आंदोलन के लिए खड़ी हो गई। बढ़ते भ्रष्टाचार के कारण देश की जनता उस सरकार पर नाराज हो गई थी। लोकसभा चुनावों से पहले आपने जनता को आश्वासन दिया था कि हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो हम भ्रष्टाचार के विरोध की लड़ाई को प्राथमिकता देंगे। जनता ने आपके शब्दों पर विश्वास किया, लेकिन आज भी कहीं पर भी अपने काम किए जाने पर बिना पैसे दिए जनता का काम नहीं होता। खत के आखिर में अन्ना ने तल्ख अंदाज में कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री कम से कम बात तो करते थे, मोदी जी तो जवाब तक नहीं देते। एक प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी थे जो कभी कभार फोन पर बातचीत किया करते थे, देश और समाज के भलाई की बात किया करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी कभी पुणे आने पर जरूर पूछताछ करते थे और मुलाकातों में गांव के विकास की बात किया करते थे। मनमोहन सिंह, जिनके विरोध में मैं खूब बोलता था, आंदोलन करता था, उनकी तरफ से भी मेरे पत्र का जवाब मिलता था। कितने बड़े मन के लोग थे ये। मैं मानता हूं कि देश के प्रधान सेवक होने के नाते आपको जवाब देना चाहिए। अन्ना की चिट्ठी से सवाल उठता है कि पीएम मोदी उनकी चिट्ठियों का जवाब क्यों नहीं देते। बड़ी बहस में इसी से जुड़ा है आज का सीधा सवाल। तो आपने ये पूरी रिपोर्ट देखी और हमारा सीधा सवाल आज का बिल्कुल साफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आखिर क्यों खफा हैं अन्ना? इसके अलावा कई और अहम सवाल जो आज की इस बहस में मैं उठाऊंगा। क्या एनडीए सरकार में यूपीए जितना ही भ्रष्टाचार है? क्या काले धन पर देश की जनता को गुमराह किया गया? इसके अलावा क्या एनडीए सरकार में महंगाई कम होने के बजाय बढ़ी है? और अन्ना की चिट्ठियों का जवाब आखिर क्यों नहीं देते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? ये हैं हमारे वो सवाल जो आज हम डिस्कशन में उठाएंगे। और साथ ही अब सीधा सवाल में हमारे दर्शक भी हमें अपनी राय भेज सकते हैं। हमारा आज का आपसे सवाल है कि क्या एनडीए सरकार में भी यूपीए की तरह भ्रष्टाचार है? अगर आपको लगता है हां तो लाइव लिखें, स्पेस दें और टाइप करें वाई। अगर आपको लगता है नहीं तो लाइव लिखें, स्पेस दें और टाइप करें एन और हमें भेज दें 56161 पर। आपकी राय भी हम सीधा सवाल के इस कार्यक्रम में, इस बहस में शामिल करेंगे।
हमारे तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। इसके अलावा कांग्रेस का पक्ष रखेंगे शहजाद पूनावाला, स्टूडियो में ही मौजूद हैं। इसके अलावा सैयद अफजल अब्बास जो कि जेडीयू के नेता हैं, हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं। डॉक्टर सुनीता गोदारा भी हमारे साथ मौजूद हैं, टीम अन्ना की सदस्य हैं। और विजय शंकर जी वीएचपी के प्रवक्ता थोड़ी देर में हमारे साथ वो भी जुड़ गए हैं बल्कि वो हमारे साथ। सबसे पहला सवाल अग्रवाल साहब आपसे। अन्ना बहुत नाराज हैं, शिकायत कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जवाब तक नहीं देते उनके पत्र का, उनकी चिट्ठियों का। तो कार्रवाई कब करेंगे, अमल कब करेंगे उस पर? देखिए, ये जो बात अन्ना जी ने आज उठाई है ये बात है, इस पे कार्रवाई चल रही है। उन्होंने किसानों की समस्या के बारे में कही। मैं आपके सामने बहुत सारे काम बता सकता हूं जो प्रधानमंत्री ने और कृषि मंत्री ने इस क्षेत्र में किए हैं। हाँ। और उसमें और आगे करना है। सारी चीजें एकम्प्लिश हो गई ये हम अभी क्लेम नहीं कर रहे। हाँ। बहुत सारी चीजें, वो 5 साल का मैनिफेस्टो था, 5 साल का एजेंडा था और एकदम 1-1.5 साल 2 साल में वो पूरा नहीं होगा। उस तरफ हाँ ये पूछ सकते हैं कि आप उस तरफ कितने बढ़े, उसके ऊपर हम जवाब देंगे, बात भी करेंगे। और दूसरी नहीं, लेकिन अन्ना की इस पूरी छुट्टी से ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ये गलती कांग्रेस ने की थी और उसका अंजाम आपने देखा था, उसके बावजूद भी। नहीं, अन्ना बहुत रिस्पेक्टेड इस देश के समाज सेवी हैं। उनका बहुत सारा देश उनका सम्मान करता है, हम भी करते हैं, व्यक्तिगत रूप से भी करते हैं, पार्टी में भी करते हैं। हाँ। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो हमारी मातृ संगठन है वह भी पूरा उनके ऊपर पूरा सम्मान करते हैं। उनके काम का एप्रिसिएशन है हम लोगों के लिए। हाँ। और हमने उस आंदोलन में उनको पूरा सहयोग समर्थन भी दिया था। तो इसलिए यह बात नहीं है कि हम उनका सम्मान नहीं करते, व्यक्तिगत रूप से हम लोग। अच्छा, मतलब ये ऑन द रिकॉर्ड आप ये बात कह रहे हैं कि अन्ना का जो आंदोलन हुआ था उसमें संघ का, बीजेपी का पूरा समर्थन मिला हुआ था। देखिए, अगर समर्थन को आप क्या, अगर उस सारे आंदोलन में भागीदारी सारे समाज के साथ हम लोगों के कार्यकर्ताओं ने भी की। हाँ। हम लोगों ने भी की। हाँ। और सबने की, ये कोई डिनाई नहीं कर रहे हैं हम, ना किसी ने डिनाई किया। सुनीता गोदारा जी, ये बात सही है क्योंकि ये बड़ा विवाद का विषय रहा। जब अन्ना ने आंदोलन किया तब ये कहा गया कि भाई बीजेपी सपोर्ट कर रही है कि आप कांग्रेस के खिलाफ ऐसे बोलिए। देखिए समीर जी, दोनों में फर्क है। क्या वाकई ऐसा था क्या सुनीता जी? देखिए, पहली बात तो समर्थन कोई पार्टी नहीं कर रही थी। हाँ। लेकिन जो कार्यकर्ता है वो भी जनता है। और मुझे खुद मालूम है कि संघ के बहुत से ऐसे लोग थे जो इस मुद्दे से जुड़े थे। हाँ। और वो संघ बन के नहीं आते थे वहां पर, लेकिन वहां पर ऐसे लोग आते थे जो बीजेपी का तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन संघ परिवार के लोग हुआ करते थे जो कि युवा हैं। और जब पूरा युवा जुड़ा हुआ था आंदोलन में, आंदोलन को समर्थन करना बैकडोर से वो अलग चीज है। हाँ, बैकडोर वाली बात कर रही हूँ मैं। जी। यहाँ पे ओपनली कोई बीजेपी नहीं आ गई थी समर्थन में, लेकिन हाँ, कार्यकर्ता आए होंगे और उसमें बहुत सारे संघ के भी होंगे, क्योंकि कुछ को तो मैं भी जानती हूँ। शहजाद, क्या बैकडोर से समर्थन था उस आंदोलन को? बैकडोर की तो एक सेकेंड हाँ। अभी तो सुनीता जी ने खुद ने बताया है कि बैकडोर से कार्यकर्ता थे। हाँ। बैकडोर का मतलब भाई वो जनता है, जनता है, कोई बीजेपी का अब होगा, कोई मैं अपना कांग्रेस का होगा। मैं अपना जवाब देने के लिए सक्षम हूं मैडम, मैं अपना जवाब देता हूं। पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा समीर भाई कि पुराने रिश्ते बना के उस पे फिर चुप्पी रखना और उसके जवाब ना देना, ये मोदी जी और जशोदा बहन से अन्ना जी अगर समझ लेते तो ये कोई नई बात नहीं थी। जशोदा बहन के भी पत्र का जवाब नहीं देते मोदी जी, तो आज अन्ना जी का नहीं दे रहे, वो तो छोटी हस्ती। चलिए, वो उनका पर्सनल मामला है। नहीं, मैं बता रहा हूं कि उनकी फितरत है ये। कि जब इस्तेमाल हो गया तो उसके बाद हम जवाब नहीं देंगे, क्योंकि 2011 जब ये आंदोलन चल रहा था यूपीए के खिलाफ, तो मोदी जी ने बड़े बड़े लेटर लिखे हैं अन्ना हजारे जी को, कहते हुए कि आप जैसा कोई नहीं, आप गांधी हो, दूसरे फलाना फलाना। अब अन्ना जी ने क्या कहा है? अन्ना जी ने कहा है कि भाई साहब आप आ गए, 15 लाख के वादे करते थे, 15 रुपए अभी तक जमा नहीं हुए। इस बात से मैं अग्री करता हूं। कहां है 15 लाख रुपए काले धन के? दूसरी बात उन्होंने कही है, लोकपाल पिछली सरकार ने बना दिया। लोकपाल के आंदोलन पे इन्होंने संसद से लेकर सड़क तक, जेटली जी सब लोग गए वहां पे कैंप करने, तो आज तक लोकपाल की नियुक्ति नहीं कर पाए। पर 10 महीने हो गए सरकार में इनको आए। आपको याद होगा, आप लोगों के प्रेशर की वजह से सीवीसी, सीआईसी, लोकपाल की अपॉइंटमेंट की तो बात शुरू हुई। 10 महीने तक तो मोदी जी आरटीआई को ब्लॉक करवा रहे थे, सारी चीजें करवाते थे, विसल ब्लोअर बिल को ढीला करवा दिया। तो आपने देखा व्यापम में 45 लोगों की मौत हो गई। तो
आजकल मोदी जी की सरकार में मैं आपको बताऊं, वहां पे भी ऑड इवन चल रहा है। ऑड डे पर शिवराज जी और वसुंधरा जी करप्शन करते हैं और इवन डे पर सुषमा जी और जेटली जी करप्शन में लगे हुए हैं। तभी ये जो है, और राहुल गांधी और जी सोनिया जी जी दोनों मैं उस पर भी आएंगे, उस पर भी आएंगे। अच्छा, अब आपने क्योंकि बात छेड़ी है, अच्छी बात छेड़ी है, मैं उसका जवाब अभी चलिए। नहीं, सोनिया जी की बात हुई तो मुझे बात देना। नहीं, मेरे साथ नाइंसाफी होगी। सोनिया जी की बात आपने कही है, बहुत अच्छी बात है। मुद्दे पर मैं एक सेकंड में दे देता हूं जवाब। जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेल गए हो करप्शन के चार्जेस में और जो दूसरे अध्यक्ष करप्शन के चार्जेस में उनको निकाला गया हो, वो पार्टी दूसरों को नसीहत ना दे। चलिए, सारे मुद्दे हम ना उखाड़े यहाँ पर। अफजल अब्बास, आपको क्या लगता है, क्या वजह है अन्ना केस लेटर की? क्या आप ये बात मानेंगे कि कांग्रेस के राज में, यूपीए के शासन में जिस कदर भ्रष्टाचार था, वही भ्रष्टाचार मोदी सरकार में भी आपको नजर आ रहा है? अन्ना यही कह रहे हैं। देखिए समीर भाई, ये तो मानना पड़ेगा कि हम चूंकि अलायंस बिहार में हम अलायंस पार्टनर हैं, हमारे साथ मिलकर सरकार में हम लोग हैं जी। लेकिन जो सच है कि कांग्रेस के रिजीम में उस यूपीए 2 में जो करप्शन बढ़ा, उसका फायदा बीजेपी को मिला। लेकिन जिस उम्मीद से हिंदुस्तान की आवाम ने मोदी जी के नाम पे देश के प्रधानमंत्री का प्रदर्शन किया गया, प्रधानमंत्री बने भी, और जितने भी उम्मीदें वाबस्ता थी हिंदुस्तान के अवाम की, नौजवानों की, गरीबों की, किसानों की, उस पे आज तक खड़े नहीं उतरे। और उसी का परिणाम है कि आज अन्ना जी ने जो अपने 3 पेज की चिट्ठी लिखी है, उसमें उनका दर्द नजर आ रहा है। और आप भाजपा की बात जो भी कहते कि वो अन्ना जी के वो एजुकेशन में, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आरएसएस के साथ साथ भाजपा के बहुत सारे कार्यकर्ता लगे थे इसे क्या नाम, अन्ना की मुहिम को सफल बनाने, अन्ना के इसको जी। लेकिन अभी जो एक ठीक कहा हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने जी, मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के साथी बैठे हुए यहाँ पे, मैं जवाब दूंगा आपको। मैं खामोशी सुन रहा था, बड़ी डिसिप्लिन में मैं सुन रहा था जी। मैं 5-6 सवाल का जवाब दे। जितने भी वादा किए गए, काले धन की बात किया, चलिए उनका दिया, नौजवानों को रोजगार देंगे, नहीं दिया। बिहार, जो मैं बिहार से आता हूं, बिहार की सरजमीन पे मुजफ्फरपुर के रैली में, पार्लियामेंट के चुनाव में आपके देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि जब दिक्कत में सरकार मेरी बनेगी तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। झूठ बुलाओ ने। नौजवानों को रोजगार देंगे, नहीं दी, 2 करोड़ देंगे, 1 करोड़ देंगे, एक रुपया भी नहीं, एक रोजगार भी नहीं मिला। काले धन की बात आई, वो भी 5 रुपया में नहीं मिला। और बहुत सारे आप जो दिल्ली में इसको दिल्ली को विशेष राज्य क्या कहते हैं, पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात है, वो भी नहीं हुआ। कश्मीर में चुनाव लड़ने के लिए गया। सब क्या ये मान लिया जाए कि वो सब चुनावी जुमले थे? क्योंकि अन्ना भी अपने लेटर में आज एक बात का जिक्र कर रहे हैं, आर्टिकल 370 की 15 रुपए भी किसी के अकाउंट में नहीं है। कहीं खुद लेटर में ये लिख रहे हैं पीएम मोदी को, जो उन्होंने लेटर लिखा है। मेरी बात जी, अभी तक मैं समझता हूं कि मैं ये अलग लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता कि अब तक एक भी जो हिंदुस्तान की जनता से वादा किए गए वादा पूरे किए हो, मैं समझता हूँ इससे बड़ा झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री नजर नहीं आता। बातें स्पष्ट कर दूं। इसमें एक बात मैं जोड़ देता हूँ अग्रवाल साहब, अन्ना हजारे ने भी अपनी चिट्ठी में लिखा है कि 15 लाख तो क्या 15 रुपए वही बात, कोई काला धन देश के अंदर, वही बात मैं भी कर रहा हूँ। भ्रष्टाचार के ऊपर बहुत बड़े कदम लिए हैं। सबसे पहले बात, जो ब्लैक मनी बिल लाए, बहुत बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए। 1 मिनट, आप बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए सुनी थी, मैं बता देता हूँ। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए काफी कदम लिए हैं। ट्रांसपेरेंसी पूरी तरह से लाए हैं, टैक्सेशन लॉ को सिंप्लीफाई किया है। अल्टीमेटली भ्रष्टाचार कहां से बढ़ता है? ये जो नॉन ट्रांसपेरेंट वे में जो करते हैं, कोल ब्लॉक एलोकेशन में 3 लाख करोड़ का ऑक्शन हुआ है, जो कि बिल्कुल कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस यूपीए सरकार को कहा था कोल ब्लॉक एलोकेशन में और 2G स्पेक्ट्रम के एलोकेशन में भ्रष्टाचार बुरी तरह से 1,75,000 करोड़ का भ्रष्टाचार था। इन दोनों को ट्रांसपेरेंट वे में किया है। और ब्लैक मनी जो विदेशों से लाने की बात है, 12,000 करोड़ ऑलरेडी आ चुका है, उस तरफ प्रयास चल रहा है। आखिर ये इन लोगों ने जो 10 साल में कांग्रेस यूपीए सरकार ने क्या किया? अगर रिवर्स साइकिलिंग मोदी सरकार, अभी मेरे को पूरी, समीर जी मैं पूरी बात कह दूं,
2-3 बातें अन्ना ने उठाई है। एक भ्रष्टाचार की बात, मैंने 2G स्पेक्ट्रम, कोल ब्लॉक एलोकेशन की बात कर दी, टैक्सेशन लॉ की सिंप्लीफिकेशन की बात कर दी, ब्लैक मनी के ऊपर बहुत ठीक है अग्रवाल साहब, आपने बहुत कुछ किया, आपने बता दिया। महंगाई की बात है, समझ गया, नाराज क्यों है आपसे? महंगाई की जो समीर जी, जो महंगाई 10 पर डबल डिजिट महंगाई थी वो 5 से नीचे आ गई है। ठीक है। और जो वेरियस फिस्कल डेफिसिट वगैरह है उसको कंट्रोल कर दिया है। आज जो 3 किलोमीटर का रोड बन रहा था कांग्रेस यूपीए सरकार में, वो 16 किलोमीटर पर डे के हिसाब से बन रहा है। आपने सारी उपलब्धियां गिना दी अग्रवाल साहब, अब सुन लीजिए कि अन्ना नाराज क्यों है। इनका एक जवाब, अब सुन लीजिए अन्ना नाराज क्यों है। अब्बास ये प्रवक्ता कह रहे थे कि इन्होंने जो तुरंत बदल दिया, इन्होंने कहा था हम शराबबंदी कर देंगे 1-2 महीना। ठीक है, आपके चैनल पे समीर साहब मैं बोल रहा हूँ, बिहार में शराबबंदी का जो वादा नीतीश कुमार जी ने किया था पूरी पूर्णतः बंद होगा। नहीं बदल दिया तुरंत, पता है वो एक महीना भी खबर हम चला चुके हैं। अभी 15 दिन पुरानी खबर, बिहार के इशू पर जाके बहुत सारा जवाब देना पड़ेगा। डॉक्टर सुनीता, अन्ना नाराज क्यों है फिर? जब मालूम है कि आंदोलन हुआ उसमें अन्ना एक छवि थे और उन जनता की शक्ति थे, तो अभी जब पता है, आप अगर कह रहे हैं कि इतना कुछ बदलाव आया है जो दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर अन्ना जी ने एक चिट्ठी लिखी तो क्या पीएमओ में इतना उन लोग को समझ में नहीं आता कि उसका जवाब दे दे और उनको जाके ये समझा दे? क्योंकि अगर एक छवि इमेज वाला व्यक्ति जो इस उम्र का है कि अगर उसने चिंगारी छोड़ दी तो फिर से आंदोलन खड़ा हो सकता है, तो क्यों नहीं उसके सही जवाब देते हैं जो वो प्रश्न पूछ रहे हैं? क्योंकि वो जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो तो जनता भी पूछ रही है, सब पूछ रहे हैं, और जो अपोजिशन में है वो भी पूछ रहे हैं, तो क्यों नहीं जवाब देते हैं? ये जवाब ना देना ये एरोगेंस है। कांग्रेस ने भी मार खाई अपने एरोगेंस की वजह से। तो अगर बीजेपी की बात मैं नहीं कर रही, मैं पीएमओ की बात कर रही हूँ, अगर किसी ऐसे व्यक्ति की जिसने इतना बड़ा आंदोलन जिसकी शक्ति से हुआ और जनता को एक शक्ति मिली, जनता को समझ में आया कि हम आवाज उठा सकते हैं और ऐसी शक्ति बन गए हैं, तो फिर क्यों नहीं उनका जवाब देते हैं? बिल्कुल, सुनीता जी आप ही की बात में मैं एक बात जोड़ूंगा। चिट्ठी की एक लाइन है, आपको फिर से याद दिलाने के लिए ये पत्र लिख रहा हूं। मुझे ये पता है कि आज तक आपको लिखे मेरे कई पत्र आप अपनी कचरे की टोकरी में डाल चुके हैं। इस पत्र की भी शायद यही गति होने वाली है। फिर भी समाज और देश की भलाई के लिए मेरी कोशिश जारी रहेगी। अग्रवाल साहब, ये नाराजगी, ये गुस्सा, आप समझ रहे हैं इसकी वैल्यू क्या है? नहीं, बिल्कुल हम समझ रहे हैं। देखिए, ये जो देश में ये जो बड़े लोग होते हैं, सम्मानपूर्ण लोग होते हैं, उन्होंने बीच बीच में रास्ता दिखाना चाहिए। इसको मार्गदर्शक की तरह इसको लिया जाता है। रास्ता वो कैसे दिखाएंगे जब वो रास्ता दिखा रहे हैं? आप जवाब तक नहीं दे रहे हैं। पीएमओ की जवाब की बात, जवाब तक नहीं दे रहे हैं। मैं जवाब की बात बता देता हूँ। पीएमओ इतने इंटरेक्टिव है, कभी government.in पे आप जाइए, छोटी छोटी बातों का भी जवाब मिलता है। और ये इनका जवाब ऐसा हो ही नहीं सकता कि पीएमओ से जवाब नहीं जाएगा। आप लिख के देखिए। मैं समाज के हम ये मान के चल रहे हैं कि अन्ना झूठ नहीं बोलेंगे। अग्रवाल साहब, हम ये मान के चल रहे हैं झूठ तो नहीं बोलेंगे। अगर अन्ना को जवाब मिल रहे होते तो उन्होंने ऐसा नहीं लिखा। बिल्कुल नहीं लिखा होता। नहीं है पीएमओ किसी प्रश्न को नहीं, एक मिनट मेरी बात समझ गए हम लोग। प्रधानमंत्री हर चिट्ठी को उनका डिपार्टमेंट देखता है, उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं और कंसोलिडेटेडली वो उन चीजों को इनकॉर्पोरेट करते हैं। अगर ये जितने पहल प्रधानमंत्री की तरफ से हो रहे हैं वो जनता के अग्रवाल साहब, अगर आपने चिट्ठी का जवाब दिया होता तो अन्ना हजारे क्यों लिखते हैं अपनी चिट्ठी में? रद्दी के टोकरे में डाल देते हैं। मुझे जनता सजेशन दे रही है, ठीक है, प्रधानमंत्री उसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं और काम कर रहे हैं, उनको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, नई योजना। नहीं तो शहजाद, क्या मतलब है इसका? क्या गलत बयानी कर रहे हैं अन्ना अपनी चिट्ठी में? एक सेकेंड, पहले तो आप एक 74-75 साल के गांधीयन को झूठा करार दे रहे हो राष्ट्रीय टेलीविजन। झूठा नहीं कर रहे। अब आप मुझे बोलने दीजिए, अब मुझे बोलने दीजिए, आप फिर बाद में क्लैरिफाई करें। आपने कही थी ना कि ये आपका संरक्षण। जी शहजाद बोलिए। मैं उनका मुझे बोलने दीजिए। अग्रवाल साहब आप सुन लीजिए, शहजाद बोलिए। ये पार्लियामेंट मेरे नाम से ना बोले, ये अपनी बात करें। ठीक है शहजाद, आप अपनी बात। ये नहीं कह रहा शहजाद साहब क्या कर रहे हैं। सर, मुझे बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा। नहीं तो आप ये मत कहिए ना कि ये कह रहे हैं। आपके शब्द ही नहीं, मैंने आपका नाम ही नहीं लिया। ठीक है शहजाद, आप अपनी बात रखिए, बात कंप्लीट। ये पार्लियामेंट नहीं है और ये स्पीकर नहीं है कि आपकी जो है गुलाम नवाजी करेगी यहाँ पे। जो भी आप कहेंगे वो करेंगे। ये हमें भी मौका मिलेगा यहाँ पे बोलने का। आपके पीएमओ इतना इंटरेक्शन कर रहे हैं
कि एक रिपोर्ट आई है टाइम्स ऑफ इंडिया की, मोदी पीएमओ स्टोन वॉलिंग आरटीआई क्वेरीज, जिसमें सारे तमाम आरटीआई जो देते हैं बड़े बड़े लोग, सुभाष कश्यप जैसे लोगों ने भी कहा है कि पीएमओ जवाब कभी नहीं देता। तो अन्ना हजारे झूठ नहीं बोल रहा, जो उसको बोल रहा है झूठा, वो झूठा है सबसे बड़ा। और दूसरी बात, अन्ना ने जो सवाल उठाया, जो देश की जनता उठा रही है, काले धन पर बड़े काम गिनवा रहे थे, राम जेठमलानी का बयान सुनेंगे आप? मोदी ने देश के साथ धोखाधड़ी की है, उसको सजा होनी चाहिए। राम जेठमलानी बीजेपी एमपी है, बीजेपी के रामदेव, बाबा रामदेव, सुनिए सर, रामदेव एक्सप्रेसेस डिस्प्लेजर ओवर सेंटर स्टेप्स टू। लेकिन ये तमाम वो लोग हैं जिनको बीजेपी डिसोन कर चुकी है भाई। पुरानी कीर्ति आजाद और राम जेठमलानी को बीजेपी से मत जोड़िए। अग्रवाल साहब यही कहेंगे, मुझे पता है। समीर साहब, रामदेव का बयान है और ये कह रहे पुरानी बात 18 दिसंबर 2015, ये एनडीटीवी का है, ये आप इसको प्लीज मत जिताइए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। तो मैं 100 बात की एक बात ये कह रहा हूं कि भाई साहब बाकी को तो छोड़ दो, हमें छोड़ दो, आप हमारी बात पे तो विश्वास नहीं करते। आपके साथी जो आपके साथ रहे हैं, वो जब आपसे ऐसी बातें कर रहे हैं, जब आपके अरुण शौरी कह रहे प्लेटों की आवाज आ रही है, खाना नहीं आ रहा, तो आप सबको दरकिनार कर रहे हो। और कौन से काम गिनवा रहे हो जो मैडम भी बोल रही है कि अदृश्य है, जिसका कुछ समझ में नहीं आ रहा काम हो रहा है उनका। हम आपके एमपी जाके मोदी जी के सामने बोलते हैं सर, आप उनको मार्गदर्शक मंडल में डाल रही है कि आर्थिक क्षेत्र में क्या क्या किया। तो हम कई गिना सकते हैं, उपलब्धियां चल रही है। एक अब किसानों के लिए क्या किया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाया था, बढ़ाया 50%। अरे बाप रे, सुप्रीम कोर्ट में आपने दिया हलफनामा कि भाई साहब हम 50% मुनाफा देके नहीं बढ़ा सकते। ये तो आपने वादा किया था मैनिफेस्टो में, आपको शर्म आनी चाहिए। का जो कंपेंसेशन है उसको तुरंत बढ़ाया। तो 1300 आत्महत्याएं होती है महाराष्ट्र में एक साल में, 10 साल में जितनी नहीं हुई उतनी एक साल में हुई। और आपके राजा कृष्ण मोहन दास को एक लाइन और पढ़ देता हूं। शहजाद, किसानों की बात हो रही है, वो लिखते हैं अन्ना हजारे की, कृषि प्रधान भारत देश के किसानों को आपने भरोसा दिया था कि किसान खेती में पैदावारी के लिए जो खर्चा करता है उसका 1.5 गुना मूल्य किसानों को अपनी खेती की पैदावारी से मिलेगा। लेकिन आज भी खेती माल को सही दाम न मिलने के कारण देश का किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है। सच बोलने पर तो सगी मां को भी गुस्सा आता है, आपको भी आ रहा है क्या? ये वो कह रहे हैं। ये किसानों का दर्द वो बहुत अच्छी तरह समझते हैं। विदर्भ के किसान क्या झेल रहे हैं, बुंदेलखंड का किसान क्या झेल रहा है, इस बात को बहुत अच्छी तरह से अन्ना समझते हैं। देखिए, आपको लगता है ये एक बड़ा वार है आपकी सरकार पर? इस देश में समस्याएं कम नहीं है। अगर आप समस्याओं को गिनाने लगेंगे तो समस्याएं बहुत हैं, मैं मानता हूं। नहीं, वो आप ही के वादे आपको याद दिला रहे हैं। लेकिन वो समस्याओं का कारण और उसका निदान, इन दोनों को अलग करना पड़ेगा। अगर आप समस्याओं की लिस्ट बनाएंगे, चलिए आप ही के सहयोगी हैं विजय शंकर जी, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता है, हमारे साथ मौजूद हैं। विजय शंकर जी की तरफ बढ़ रहे हैं। विजय शंकर जी, जब अन्ना का आंदोलन हुआ था तब आरएसएस और वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, अन्ना के आंदोलन में पूरा साथ दिया था। आज जब अन्ना इतने ज्यादा दुखी हैं मोदी सरकार से, वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं रुका है, जैसा यूपीए सरकार में था वैसा ही एनडीए सरकार में भी है, तब आप लोग उनका साथ क्यों नहीं दे रहे? अब देखो समीर भाई जी, अन्ना बहुत सम्मानित समाज सेवी हैं। हाँ, और आपको ये ध्यान में होगा कि अन्ना साहब के साथ मिलकर के आज ये जो इन्होंने आंदोलन छेड़ा था, तब से हम इनके साथ में नहीं है जी। जब इन्होंने ग्रामीण विकास का काम किया था, हमारे संघ के सरकारी युवा माननीय शेषाद्री जी इनके गांव के काम को देखा और एक पुस्तक हमने प्रकाशित की जो केवल अन्ना हजारे जी के काम की है। विजय शंकर जी, तो आज साथ छोड़ क्यों दिया? मैं बता रहा हूँ समीर भाई, उसी तरफ आ रहा हूँ जी। तो उसको लेकर के हम गांव-गांव गए और आज अन्ना हजारे जी जो बहुत प्रचलित हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण हम लोगों का काम भी है। दूसरी बात, इन्होंने जब आंदोलन दूसरा किया तब भी हम इनके साथ थे, ठीक है। अभी भी हम इनके हर अच्छे काम में साथ में हैं। लेकिन अभी एक बात कह रहे थे हमारे शहजाद भाई की मैं एक बात कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि एक अन्ना हजारे जी बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं और उनके ऊपर लांछन लगाना, तो शहजाद भाई को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आप लोगों ने ही अन्ना हजारे जी के खर्चों पर आपने कहा था कि 2 लाख रुपए इनके पास आया था, वो पैसा कहाँ गया? अन्ना हजारे लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार में डूबे हैं, उनको ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया गया है। तो कांग्रेस की तरफ से भी और कांग्रेस ने झेला भी है उसके बाद, और हमने औपचारिक रूप से माफी मांगी थी, आपको याद है? जनार्दन द्विवेदी जी ने औपचारिक रूप से माफी मांगी थी। हमारी याददाश्त समीर भाई नहीं है। हाँ, चलिए मौलाना कलमे रुशैद रिजवी साहब भी हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं।
टीम अन्ना के भी अहम मेंबर रहे। बाबा रामदेव का जब भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हुआ तो उस वक्त भी मंच पर उनके साथ हमेशा नजर आते थे मौलाना कल्बे रुशैद रिजवी साहब। मौलाना, आपसे जानना चाहूंगा, आज ये जो अन्ना का दर्द उनकी चिट्ठी में झलका है, इसकी सबसे बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? अन्ना यहां तक कहते हैं कि भाई मेरे चिट्ठियों का तो जवाब तक नहीं आता। पहले के तो प्रधानमंत्री मुझसे बात कर लेते थे, चिट्ठियों का जवाब दे देते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी तो उनकी सुनते ही नहीं। लगता है चिट्ठी रद्दी की टोकरी में डाल दी जाती है, ये उनका कहना है। समीर, सबसे पहले आप सबों को सलाम अकीदत। मुझे नहीं पता कि मेरे सुनने वाले जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो कौन कौन है, मगर बहरहाल आपने बावकार लोगों को ही दावत दिया होगा। और मैं बस इतना कहना चाहता हूँ आपके टेलीविजन के माध्यम से सारे मुल्क को जी कि अन्ना हर उस पद से बड़ा और बड़ी नीयत के हामिल और शख्सियत हैं कि हर एक इंसान आज के दिन में अगर नेकी का कोई नाम देना चाहेगा, भलाई का कोई नाम देना चाहेगा और मुल्क की मोहब्बत का कोई नाम देना चाहेगा तो यकीनन पिछले 5 साल से तो मैं कह सकता हूं जब से हिंदुस्तान उनको जान रहा है, हालांकि महाराष्ट्र वो कई सालों से अपने कामों से जाने जाते हैं, हाँ। मगर जब से CWG का FIR हुआ, आप लोगों को जहन में होगा, आप बड़े बाइज्जत सहाफी हैं, आप जानते हैं कि 2010-11 में जो आंदोलन हुए उसमें अन्ना का बहुत बड़ा रोल था। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि अन्ना की बात को अन्ना की आंख से देखा जाए, ना सियासत की आंख से देखा जाए, ना सहाफत की आंख से। हाँ। अगर अन्ना को लगता है कि काम नहीं हो रहा है तो यकीनन कहीं ना कहीं काम की स्पीड में कमी होगी या काम होने ना होने में कोई बात जरूर होगी। अगर अन्ना ये कहते हैं कि उन्हें जवाब नहीं मिलता तो कम से कम एक आम भारत के नागरिक को यह हक हासिल है कि उसे किसी भी डिपार्टमेंट से जवाब मिले, मगर वो शख्स जिसने RTI को हक दिलाया, हाँ। वो शख्स जिसने RTI की जंग लड़के RTI को RTI बनाया, अगर उसी के खत का जवाब कहीं से नहीं मिल रहा तो ये एक दर्द की बात है। आपको लगता है कि जो गलती UPA सरकार ने की वही NDA सरकार कर रही है, वही मोदी सरकार कर रही है? मैं सियासी लोगों को कोई सियासी सुझाव नहीं दे सकता, मैं बस अन्ना की तरफ से ये कह सकता हूं कि मैं अन्ना के साथ खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। अन्ना ने कभी सत्ता लोभ में कोई बात नहीं कही है, जो कही है अवाम के लिए कही है, और मुझे सही लगता है कि अवाम हर वक्त एक तर्जुमान की ख्वाहिशमंद रहती है। अन्ना हमेशा अवाम के तर्जुमान रहे हैं, हाँ। और मुझे लगता है कि अन्ना की बात में सच ज्यादा है। अगर किसी आदमी के पास अन्ना जैसे लोगों के जवाब देने का वक्त नहीं है, अगर किसी सियासी धड़े के पास, हुकूमत के पास अन्ना को जवाब देने और संतुष्ट करने की कोई नीति, रणनीति या जवाब नहीं है, तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं सियासत की कमी है। बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ। एक छोटा सा ब्रेक हमें यहां पर लेना होगा। हमारे तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अन्ना बहुत वाजिब सवाल उठा रहे हैं और इन सवालों का जवाब चाहते हैं PM नरेंद्र मोदी से, लेकिन वो जवाब मिल नहीं रहे। इसका रीजन क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? एक छोटा सा ब्रेक, सीधा सवाल जारी है।